हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आदित्य क्लासेस पटेल नगर पटना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले 2 क्लासेस से हमने अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ा है। हमने पिछले 2 क्लासेस में कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस, एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा था। हमने कैपिटल को भी समझा था। तो चलिए अभी और जो बचे हुए अकाउंटिंग टर्म्स हैं उनको हम देखते हैं। आज कुछ अकाउंटिंग टर्म्स को हम कवर करेंगे और फिर अगले वीडियोस में भी हम कुछ अकाउंटिंग टर्म्स को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है एक्सपेंसेस। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? खर्च। इट रेफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। कहता है कि एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? तो एक्सपेंसेस कॉस्ट है, जो कॉस्ट हम गुड्स को बनाने में या गुड्स को सेल करने में करते हैं। जो कॉस्ट हमें गुड्स बनाने या गुड्स सेल करने में हम करते हैं उसे एक्सपेंसेस कहा जाता है। एक्सपेंसेस रेफर्स टू कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड प्रोवाइडिंग द सर्विसेज and expenses incurred towards selling the goods is also comes under the expenses। कोई सामान बनाने में या सामान को बेचने में जो खर्च आता है, या कोई सेवा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सेवा से जुड़ी बिजनेस में हम हैं, तो उस सेवा को प्रोवाइड करने में जो खर्च आता है उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है बेचे गए माल की लागत। बेचे गए माल की लागत यानी जो माल हमने बेचा उसको बेचने में जो खर्च आया, जो माल हमने बेचा उसको बेचने में जो खर्च आया उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंसेस। हमने सैलरी पे किया, रेंट पे किया, कमीशन पे किया, एडवर्टीजमेंट पे हमने खर्च किया, स्टेशनरी खरीदी, ऑफिस के लिए स्टेशनरी खरीदी, बिजनेस के लिए स्टेशनरी खरीदी, वो सारे हमारे खर्च आ जाएंगे, खर्च के अंदर माने जाएंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है दोस्तों, एसेट्स को बिजनेस में जब हम लगातार यूज करते हैं तो एसेट्स के वैल्यू में जो कमी आती है उसे ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, और इसे एक एक्सपेंस मानकर हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में खर्च के रूप में दिखाते हैं। अपने बिजनेस के सही प्रॉफिट को निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को हम चार्ज करते हैं। एसेट्स जब हम खरीदते हैं और उसको बिजनेस में यूज करते हैं तो बिजनेस में यूज करने के वजह से उस एसेट्स के वैल्यू में जो कमी आती है उसे ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, और उसे खर्च मानकर अपने प्रॉफिट और लॉस में खर्च के रूप में दिखाते हैं। देखो क्या कहता है, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज ऑफ सच एसेट्स इन द बिजनेस। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज ऑफ सच एसेट्स इन द बिजनेस। डेप्रिसिएशन क्या है? तो एसेट्स के वैल्यू में जो डिक्लाइन, जो कमी आती है, उसको बिजनेस में यूज करने के कारण एसेट्स के वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन जो है इज नॉट अ आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट डेप्रिसिएशन का मतलब, डेप्रिसिएशन एक्चुअली पॉकेट से नहीं जाता है, बल्कि इसको एज्यूम करके प्रॉफिट और लॉस में चार्ज कर दिया जाता है, जिससे कि हम अपने बिजनेस का सही प्रॉफिट और लॉस निकाल सकें। डेप्रिसिएशन में हम एक्चुअल कैश का पेमेंट नहीं करते हैं, इसे हम एज्यूम करके अपने प्रॉफिट और लॉस में चार्ज कर देते हैं अपने रेवेन्यू के अगेंस्ट, तभी हम जाके अपने बिजनेस का सही प्रॉफिट और लॉस निकाल पाएंगे। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा एसेट्स की एक्सपेंसेस। कोई भी कॉस्ट जो गुड्स को प्रोड्यूस करने में और सेल करने में किया जाता है,
या सर्विस प्रोवाइड करने में किया जाता है। कोई भी कॉस्ट जो गुड्स को प्रोड्यूस करने में, उसे सेल करने में या सर्विसेज प्रोवाइड करने में किया जाता है, उसे हम लोग एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमने सैलरी पे किया, अपने स्टाफ को सैलरी पे किया, रेंट पे किया। मान लो हमारा ऑफिस जो है वो किराए के जगह पे है, किराए के मकान में है, तो वहां हमने रेंट पे किया। कोई कमीशन पे किया, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया, स्टेशनरी खरीदी, तो ये सारे एक्सपेंसेस माने जाते हैं। और एक्सपेंसेस के अंदर डेप्रिसिएशन भी, जो अभी हमने बताया कि एसेट्स को बिजनेस में लगातार यूज करने के कारण उसके वैल्यू में जो कमी आती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। और इसे एक एक्सपेंस के रूप में मानकर हम अपने प्रॉफिट और लॉस में खर्च के रूप में दिखाते हैं, तो इसे एक्सपेंसेस मानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते, अब समझते हैं इनकम। इनकम का क्या मतलब होता है? आय। स्टूडेंट्स, अक्सर लोग रेवेन्यू और इनकम को एक समझ लेते हैं, लेकिन रेवेन्यू और इनकम बोथ आर डिफरेंट टॉपिक्स, बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। इनकम जो होता है वो आय, जब हम अपने रेवेन्यू में से खर्चों को घटाते हैं, जब हम अपने रेवेन्यू में से खर्चों को घटा देते हैं, तब जो राशि निकल कर आती है उसे इनकम कहा जाता है। सरप्लस मतलब क्या होता है? आधिक्य। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस मतलब जब हमारा रेवेन्यू हमारे एक्सपेंसेस से ज्यादा होता है, जब हमारा रेवेन्यू हमारे एक्सपेंसेस से सरप्लस होता है, तो उसे हम लोग इनकम कहते हैं, उसे हम इनकम कहते हैं। रेवेन्यू में क्या क्या आता है? देखो, सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू हमें कहां कहां से आता है? मान लो गुड्स सेल किया, वो हमारा सेल हुआ। या कोई सर्विसेज प्रोवाइड की, सर्विसेज प्रोवाइड किया हमने, सर्विसेज प्रोवाइड किया, सर्विस प्रोवाइड करने की वजह से जो हमारे पास आया, जो राशि हमारे पास आई, उसे हम रेवेन्यू कहेंगे। गुड्स बेचने की वजह से जो राशि आई हम उसे रेवेन्यू कहेंगे। सर्विस प्रोवाइड करने की वजह से जो राशि हमारे पास आई उसे हम रेवेन्यू कहेंगे। और एक्सपेंसेस के बारे में हमने ये चर्चा किया। तो जब हम अपने रेवेन्यू में से अपने इन एक्सपेंसेस को घटा देंगे तो आने वाली राशि इनकम कहलाती है। जैसे एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सैलरी, रेंट, कमीशन, एडवर्टीजमेंट, स्टेशनरी एक्सेट्रा, जब इनको हम अपने रेवेन्यू में से घटा देंगे तो जो राशि आएगी निकलकर उसे हम इनकम कहते हैं। तो एक्सपेंसेस और इनकम आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आइए समझते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, अभी हमने चर्चा किया एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर दोनों बोलने में एक जैसा ही लगता है, लेकिन एक्सपेंडिचर जो है वो ब्रॉड सेंस में यूज किया जाता है, ब्रॉड सेंस में यूज किया जाता है। एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। पिछले स्लाइड में जो हमने एक्सपेंसेस की चर्चा की थी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, वो एक्सपेंसेस था रेवेन्यू एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। अब बहुत स्टूडेंट्स एक्सपेंडिचर को समझने में गलती करते हैं, तो आइए हम एक्सपेंडिचर को समझते हैं। एक्सपेंडिचर इज यूज्ड इन ब्रॉड सेंस। एक्सपेंडिचर कवर्स एक्सपेंसेस ऑल्सो। एक्सपेंसेस जो है वो एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, चलो आओ समझते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे खर्च जो डे टू डे बेसिस पर किए जाते हैं, जो रेगुलर इन नेचर होते हैं, रूटीन इन नेचर होते हैं, और जिनका बेनिफिट हमको एक साल से अधिक नहीं मिलता है, वैसे एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। कि those expenditure whose benefit does not exceeds one accounting period, or it may be said that benefits of which is received during one accounting period। वैसे एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट हमको एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा समय तक नहीं मिलता,
या ऐसे कहें कि वैसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट हमको सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है, वैसे एक्सपेंडिचर को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। कहता है इट इज रेकरिंग इन नेचर एंड रूटीन इन नेचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे बेसिस पर किए जाते हैं, रेकरिंग इन नेचर होते हैं, मतलब बार बार किए जाते हैं, डेली बेसिस पर किए जाते हैं। तो कहने का मतलब देखो कैसे एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी, ये हर मंथली बेसिस पर पे किया जाता है, मतलब सैलरी जो है वो क्या है, रेकरिंग इन नेचर, हर महीने हम पे करते हैं। कमीशन पे करते हैं, कमीशन किस केस में पे करते हैं, जब भी सेल होगा, कोई अगर हम गुड्स अपने एजेंट के थ्रू सेल कर रहे हैं और जब भी वो सेल करेगा तो हम उस पर क्या करेंगे, एक निश्चित दर से उसे कमीशन प्रोवाइड करते हैं। कोई भी खर्च, स्टेशनरी, ये सब क्या है, डे टू बेसिस पर होने वाले खर्चे हैं। सामान जब हम बेचते हैं उस पर जब जो खर्च होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये रेवेन्यू इन नेचर का है। एडवर्टीजमेंट पे होने वाला खर्च, एडवर्टीजमेंट जो खर्च होता है फ्रेंड्स, वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। रेंट हर महीने हम पे करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है। तो देखो इसका बेनिफिट, एक महीने का हमने रेंट पे किया तो हम एक महीने ही मकान में रहेंगे, मतलब एक महीने रहने का बेनिफिट हमने मकान में लिया, तो एक महीने के रेंट हमने पे किया। हमने अपने एम्प्लॉय से एक महीना काम लिया तो उस एक महीने के एवज में हमने उसको सैलरी पे किया। 12 महीने एक अकाउंटिंग पीरियड, मान लो 12 महीने का हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, तो 12 महीने एम्प्लॉय हमारे पास काम किया तो हमने 12 महीने की सैलरी पे की, तो हमने उसके एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट एक साल तक लिया और एक साल की सैलरी पे की। हम मकान में, किराए के मकान में 12 महीनों तक रहे तो 12 महीने का रेंट हमने पे किया। तो देखो ऐसे जो खर्च होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, मतलब कि रेकरिंग इन नेचर होते हैं और रूटीन इन नेचर, डेली बेसिस पर, डे टू डे, मतलब बार बार ऐसे खर्च किए जाते हैं और जिसका बेनिफिट हमें एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा का तक नहीं मिल पाता, वैसे एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, खर्च के रूप में दिखाते हैं। कहता है कि डज नॉट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, rather helps in maintaining the existing earning capacity. फ्रेंड्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं तो उससे हमारे बिजनेस का जो एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी होता है वो मेंटेन होता है। बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी में किसी तरह का इंक्रीज नहीं होता है ना। कहता है कि डज नॉट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, रेदर इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने की वजह से हमें बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी में किसी तरह का इंक्रीज नहीं होता, बल्कि अर्निंग कैपेसिटी, एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन होती है। जैसे मान लो कोई हम मशीन यूज करते हैं बिजनेस में, कोई मशीन यूज करते हैं और इस मशीन से हम मान लेते हैं डेली बेसिस पर 100 यूनिट प्रोड्यूस होता है, इस मशीन से 100 यूनिट प्रोड्यूस। अब मान लो अगर हम मशीन की संख्या बढ़ाएंगे या और मशीन खरीदेंगे, तब जाके क्या होगा, इसके जो एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी है उसमें वृद्धि होगी। लेकिन हम अगर इस मशीन का ओवर ऑयलिंग करेंगे, मशीन को मेंटेन करके रखेंगे ताकि हमारा 100 यूनिट का मशीन अच्छी स्थिति में और हमें 100 यूनिट डेली बेसिस पे प्रोड्यूस करके दे, तो उससे क्या होगा कि एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन होगी। तो इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहते हैं, इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आइए कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझते हैं। expenditure incurred to acquire an assets or increasing the value of a fixed asset। किसी एसेट्स को खरीदने के लिए जो हम एक्सपेंसेस करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अक्वायर एन एसेट्स और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स। किसी एसेट्स को खरीदने के लिए जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। और अगर हम कोई ऐसा एक्सपेंडिचर करते हैं जिसके वजह से एसेट्स के वैल्यू में इंक्रीज होता है तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अगर इसे हम साधारण भाषा में बिल्कुल कहें तो एसेट्स को खरीदने के लिए जो प्राइस हमने पे किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। मान लो हमने एक मशीन खरीदा 1 लाख रुपए में, तो ये क्या हो गया? मशीन का खरीदना 1 लाख रुपए में कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अक्वायर एन एसेट्स इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और फिर क्या करता है? और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड एसेट। मानो हमने फिर एक मशीन खरीद लिया 50,000 रुपए की, अब मेरे पास कितने की मशीन हो गई? 1.5 लाख रुपए की। तो कहता है और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड एसेट्स, और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो यहां पे जो हमने मशीन खरीदी उसको भी हम मानेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब मशीन जो हमने खरीदा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, बाद में हमने और मशीन खरीद लिया तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। उसके वजह से मशीन्स के वैल्यू में बढ़ोतरी हो गई। अब देखो कहता है दोज एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इज रिसीव्ड मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझने के लिए और भी हम समझ सकते हैं कि वैसे खर्च जिसका बेनिफिट हमको 1 साल से ज्यादा मिलता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे अभी हमने समझा था कोई मशीन हमने खरीदी तो क्या हम इसे सिर्फ 1 साल तक यूज करेंगे? नहीं, इसका बेनिफिट हमको बिजनेस में 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा समय तक मिलेगा, तो इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा समय तक मिलता है, 3 साल, 5 साल, 10 साल। मशीन का एक एक्सपेक्टेड लाइफ होता है, उस एक्सपेक्टेड लाइफ तक उसका बेनिफिट हमको मिलेगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। कहता है इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीन को हम बार बार नहीं खरीदते, एक बार खरीद लेते हैं बिजनेस में और उसे यूज करते हैं। यूज करने की वजह से मशीन के वैल्यू में कमी आती है, उस कमी को डेप्रिसिएशन माना जाता है और उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर हम अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। वो पहले हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में समझा था, एक्सपेंसेस के हेड के अंदर उसे हमने समझा था। कहता है कि इसे एसेट साइड में दिखाया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है एसेट साइड के अंदर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसेट साइड में बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है। जैसे मान लो इसमें एग्जांपल क्या होगा, हमने कोई मशीन परचेस किया और मशीन का इरेक्शन मतलब मशीन का इंस्टॉलेशन भी कराया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब हम नई मशीन खरीद के लाते हैं तो उस नई मशीन को इंस्टॉल करने तक के सारे खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। मतलब उसमें मशीन का कॉस्ट तो शामिल होगा ही, और उस मशीन को खरीद के लाने तक का, अपने लोकेशन पे लाने तक के सारे खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। फिर उस मशीन को हमने इंस्टॉल कराया, मतलब उस मशीन को यूज करने के पहले तक के सारे खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है और उसे मशीन के कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। मतलब मान लो एक मशीन हमने खरीदा, मशीन का कॉस्ट है 1 लाख रुपए, उसे अपने कॉस्ट लोकेशन तक लाने का खर्चा जो है 5,000 रुपए लगा, इसको भी जोड़ दिया जाएगा। मशीन का कॉस्ट हो गया 1,05,000 और उसको इंस्टॉल कराने का खर्च मान लो और 5,000 रुपए है, तो मशीन को 1,10,000 रुपए में अपने बुक्स में दिखाया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा इसे। देखो कहता है परचेज और इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। तो कोई भी मशीनरी हम खरीदते हैं, उस खरीदने के कॉस्ट, वो खरीदना, जो मशीनरी खरीदना हुआ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। उसे खरीद कर अपने प्रेजेंट लोकेशन तक लाने के सारे खर्चों को मशीन के ही कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। उसे इंस्टॉलेशन करने का भी कॉस्ट मशीन के ही कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है।
तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को। बिल्कुल ही आसान है इसे याद करना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रूटीन इन नेचर होता है, वही कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार किया जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा समय तक नहीं मिलता, वहीं पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमको एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा समय तक मिलता है। तो और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, मतलब खर्चों के साइड में दिखाते हैं, और वहीं पर रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं एसेट साइड के अंदर। तो दोस्तों वी होप दैट कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों में। हमारे वीडियोस को फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मोटिवेटेड हों और हमें भी प्रेरणा मिले आपके लिए ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे वीडियोस में हम बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।